So hello friends, welcome back to the fifth video of our revision series. UGC नेट का एग्जाम पास आता जा रहा है and we are on our revision phase. UGC नेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज ब्रिटिश लिटरेचर को हम लोग डील कर रहे हैं, बॉटम टू टॉप अप्रोच लेके चल रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग पोस्ट मॉडर्न एरा और मॉडर्न एरा को कवर कर चुके हैं. In this video, we are going to start our series on Victorian era because this is an important section and बहुत ही vast section है, तो इसको भी हम लोग मॉडर्न एरा की तरह 3 वीडियोस या 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जहां पे हम लोग पोएट्स, novelist and dramatist को अलग अलग डील करेंगे. We are looking into the most important writers and their repeated questions with explanation so that before exams if you just go through the PDF of these videos तो आपके सामने उन writers से सारे important works और उनकी publishing dates सब कुछ आपके सामने आपको एक प्लेस पे मिल जाती है. So on that note, let's start our video without wasting any further time. जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उस एज के बारे में थोड़ा सा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर देखते हैं, सो दैट हम लोग को क्वेश्चंस को डील करने का या फिर नॉवेलिस्ट या उस टाइम के राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में थोड़ी सी हेल्प मिले. तो विक्टोरियन एरा आपका विक्टोरियन क्वीन विक्टोरिया का एक रीन या एरा माना जाता है, जो कि थोड़ी सी स्ट्रिक्ट ऑन रूल्स थी. इस टाइम पे आपको मैनरिज्म्स एंड मॉरालिटी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस देखने को मिलता है. हमारा विक्टोरियन एरा इज मोस्ट फेमसली नोन फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही आते हैं, आपकी सोसाइटी के 2 सेक्शंस बन जाते हैं. एक होता है डोमिनेंट सेक्शन और एक होता है वर्किंग क्लास सेक्शन. आपके विक्टोरियन एरा में मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स या फिर स्टोरीज एंड प्लॉट्स देखेंगे वर्किंग क्लास सोसाइटी या फिर एक ऑर्डिनरी मैन की लाइफ के ऊपर. आपको बहुत सारी कहानियां, पोएम्स एंड रियलिस्टिक ड्रामा देखने को मिलता है. व्हेन आई टॉक अबाउट रियलिज्म, आपको वहां पे ऑर्डिनरी मैन की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में देखने को कैरेक्टर्स या फिर स्टोरीज मिल जाएंगी. When we talk about realism, we also talk about moralism कि एंड आते आते एक स्टोरी तक आपको क्या देखने को मिलता है कि उस कैरेक्टर को इंसाफ मिला है या नहीं, या फिर उस कैरेक्टर के साथ गलत हुआ है. वो कैरेक्टर किस तरीके से अपने नोवेयर बैकग्राउंड से एक अच्छे बैकग्राउंड या स्टेटस तक पहुंचा है या नहीं. ये सारे रियलिज्म क्वेश्चंस आपको विक्टोरियन एरा में या एज में देखने को मिलते हैं. Now, there is 2 more important things in our Victorian era are the 2 genres जो इस era को dominate करते हैं. First and the most important is your novels. आपको Victorian era में novels बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं. Another important genre is your poetry. अब पोएट्री तो पोएट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो 2 या 3 इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं जिन्होंने आपके विक्टोरियन एरा को डोमिनेट किया है, वो है आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड योर रॉबर्ट ब्राउनिंग. मैथ्यू आर्नल्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेइस्ट हैं और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स भी लिखी हैं, जिसकी वजह से उनको विक्टोरियन एरा के पोएट्स के कंपैरिजन में रखा जाता है. वी आर गोइंग टू डील विद मैथ्यू आर्नल्ड इन सम अनदर वीडियो. इस वीडियो में हम लोग पोएट्स को डील करेंगे विक्टोरियन एरा के सारे इंपॉर्टेंट poets along with some small poets. So on that note, we are going to start our video. Our first question is, which of the following is not a characteristic of Victorian age? Victorian age या किसी भी age के features and characteristics को employ करने का इस वीडियो में my aim is this only, क्योंकि उसमें से questions पूछे जाते हैं, तो आपको उसके बारे में एक overview पता होना चाहिए. First point is the rise of highly competitive industrial technology. ये तो बिल्कुल विक्टोरियन एरा का पार्ट है, तो ये नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता है. सेकेंड इज एन एम्फेसिस ऑन स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड सोशल बिहेवियर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपकी जो क्वीन विक्टोरिया थी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट ऑन रूल्स थी, तो ये बिल्कुल भी पार्ट नहीं होगा. रोमांटिक फोकस ऑन होम एंड फैमिली. आपके विक्टोरियन एरा के प्लॉट्स में आपको फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं. Another thing is the growth of rural traditions and movement from large cities. तो आपकी जो ये कॉन्सेप्ट है ये गलत है. आपकी जो लार्ज सिटीज थी उनका मूवमेंट या फिर गांव से लोग वहां पे आ रहे थे और लार्ज सिटीज जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो रही थी.
तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ ऑफ रूरल ट्रेडिशंस बोला गया है, जो कि नहीं है। इंडस्ट्रीज आपकी सिटी एरिया में बन रही थी एंड ये उसका पार्ट बन जाता है। तो इसके बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अनदर क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। अब हम लोग पोस्ट मॉडर्न एरा और अब विक्टोरियन एरा में भी ऐसे क्वेश्चंस को बार बार देख रहे हैं, जहां पे पोएम्स की लाइन पूछी जा रही हैं, या फिर एक इंपॉर्टेंट राइटर के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स की लाइंस एक साथ होती हैं एंड आपको जज करके बताना होता है कि ये कौन से वर्क की लाइंस हैं। इन दिस केस यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जीएम हॉपकिंस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, डीजी रोजेटी, मैथ्यू आर्नल्ड एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो आपको इनकी सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स को इनसे मैच करना है। करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है लोटस ईटर्स। उसकी ये लाइंस हैं। देन आपका आ जाता है आई एम पुअर ब्रदर लिपो बाय योर लीव। अब आप सबको पता होगा कि फ्रा लिपो एंड लिपि रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक इंपॉर्टेंट पोएम है, और ये जो लाइंस हैं उनकी पोएम से आती हैं। आई कॉट दिस मॉर्निंग्स मीनियन, ये इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फेमस लाइन है, ये आपके जीएम हॉपकिंस के विंड होवर पोएम में से आ जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स के इंपॉर्टेंट पोएम्स मीन्स या इंपॉर्टेंट वर्क्स के टेक्स्ट तक पता होने चाहिए। आगे आप यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स का एक्सप्लेनेशन और कहाँ से वो पोएम्स ली गई हैं यहाँ पे देख सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप जैसे ही एग्जाम से पहले जाएंगे आप उनको देख सकते हैं। द सी इज काम टुनाइट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड्स डॉवर बीच। अब डॉवर बीच मैथ्यू आर्नल्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जो उन्होंने अपने हनीमून फेज पे लिखी थी। आपको उसका टेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू पोएम्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग हमारे विक्टोरियन एरा में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, ऑफ कोर्स टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग की वजह से। यहाँ पे आपके सामने 4 पोएम है और आपको बताना है कि कौन सी ड्रामेटिक मोनोलॉग को फॉलो कर रही है। अब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसिस तो सबको पता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग को फॉलो करती है। अब अगर आपको बाकी नहीं पता है तो उसमें से आपको छांटना पड़ेगा। अब आप छांटेंगे कैसे? सबसे पहले तो यूलिसिस वाला केस आप लेके चलेंगे और बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं उनको कट कर देंगे। यूलिसिस है आपका फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट आ जाता है आपका इसमें और इसमें। अगर आपको बाकी उसके बारे में नहीं पता है, फोर्थ पॉइंट बोला गया है कैथरीन फिलिप्स अ मैरिड स्टेट, ये आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। तो आपका ये जो थर्ड पॉइंट है कैरल एंड फीस मेड्यूसा, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग को फॉलो करती हैं। अब सबको पता होगा बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी टेक्निक होती है या फिर एक ऐसी स्पीच होती है जो एक सिंगल पर्सन बोलता चला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ और इन नो प्रेजेंस ऑफ एनी अनदर कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर बोलता नहीं है, सिर्फ सुनता रहता है और एक तरीके से डायलॉग के फॉर्म में आपका एक सिंगल राइटर पूरी कहानी या जो भी उसको बोलना है वो बोलता चला जाता है। फेमस एग्जाम्पल है इसका लास्ट डचेस और हमारे यूलिसिस का। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो हमारा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग यूलिसिस आपको पता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बहुत अच्छी या मोस्ट ऑफन कोटेड एक पोएम है, जहाँ पे यूलिसिस अपनी कहानी को बताता है, किस तरीके से वो उठना चाहता है, वो काम करना चाहता है। वो स्लम्बर में लोटस ईटर्स का जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोएम है उसका थीम था कि वो आराम को ज्यादा पसंद कर रहे थे, वेयर एज इन कॉन्ट्रास्ट यूलिसिस वो पूरी जीवन काम करना चाहता था। अपनी वाइफ और अपने बेटे की इनएक्टिविटी को देखकर वो परेशान था। तो इस पोएम में आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप इसको अगर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है मेड्यूसा। अब हमारे कैरल एंड डफी की ये एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है जिसके अंदर एक मिथिकल कैरेक्टर ऑफ मेड्यूसा यूज किया गया है, जिसके बाल जो हैं वो वेनेमस स्नेक से बने हुए हैं और वो जिसको भी देखती है वो स्टोन में बदल जाता है। ये कहानी है एक ऐसी वुमेन की जो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी आफ्टर नोइंग अबाउट हिज हस्बैंड्स अफेयर। उस औरत को इतना गुस्सा आ गया था। इस पोएम के अंदर उस गुस्से, उस एंगर एंड रेज का एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से आपका
आपका जो हस्बैंड है या मेल है फीमेल्स के साथ गलत करते हैं जस्ट फॉर सेक्सुअल प्लेजर ऑफ अनदर वुमेन। तो उस गुस्से की वजह से ये जो औरत है ये मॉन्स्टर में चेंज हो गई और उस दिन के बाद से whoever she will look at will turn into a stone. So it is a beautiful poem. You should and must read that. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग एलिजीज इन इंग्लिश इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप देख पा रहे हैं हम लोग ने जब से ये सीरीज स्टार्ट की है तो आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क की क्रोनोलॉजी जरूर पूछी जाती है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड अडोनिस इन मेमोरियम और थायरसिस। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये फेमस एलिजीज के बारे में बात की गई है। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे की एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिजी है जो कॉमन मैन की डेथ के ऊपर उन्होंने लिखी है। देन आती है हमारी फेमस पीबी शेली की अडोनिस जो उन्होंने कीट्स की जॉन कीट्स की अपने कंटेम्प्रेरी की डेथ के ऊपर एलिजी लिखी है। देन हमारी आती है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बहुत फेमस एलिजी इन मेमोरी AHH हेनरी अर्थर हैलम के ऊपर इन्होंने इनके ये जो फ्रेंड थे इनकी डेथ पे इन्होंने ये एलिजी लिखी है। नेक्स्ट है आपकी एलिजी बाय मैथ्यू अर्नल्ड थायरसिस है। इन्होंने भी अपने फ्रेंड अर्थर हफ क्लाउ के डेथ के ऊपर ये लिखी है। सबकी पब्लिशिंग डेट आपको याद होनी चाहिए। Next up, we have another question. Which narrative poem by Lord Tennyson presents the story of a fisherman turned merchant sailor who, after a shipwreck, is marooned on a deserted island? ये इनकी एक बहुत अच्छी पोएम है, एक कहानी है, एक नोबल फिशरमैन की जो काम पे जाता है और अच्छा स्टेटस उसको मिल जाता है मर्चेंट सेलर की, बट एक दिन शिपरेक में वो डेजर्टेड आइलैंड पे पहुंच जाता है। लोग उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अज्यूम कर लेते हैं कि ही इज डेड और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। बट आफ्टर सो मेनी इयर्स जब वो वापस आता है और देखता है अपने जीवन में उसने सब कुछ खो दिया है, उसकी वाइफ ने उसके ही राइवल से शादी कर ली है और उससे उसको एक चाइल्ड भी होता है, उसके बच्चों का क्या स्टेटस है, उसमें से एक बच्चे की डेथ हो चुकी है, तो बहुत कुछ ये देखता है, एक ब्रोकन हार्ट से अपना जीवन जीता है और एंड में इसकी डेथ हो जाती है। अब इनॉक आर्डन इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पोयम के एंड में बैथॉस का यूज किया गया है। इफ यू हैव सीन माय वीडियोस ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस तो आपने बैथॉस के बारे में देखा होगा कि ये एक एलिवेटेड स्टाइल या एक्सॉल्टेड स्टाइल, सीरियस स्टाइल बात करते करते एक सडन ट्रांजिशन जब आ जाता है और एक कॉमिक इफेक्ट आ जाता है तो उसको हम लोग बैथॉस बोलते हैं। आप जाके टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आप इसकी एंडिंग में बैथॉस को देख पाएंगे। दिस वाज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ डीलिंग विद द सीज ऑफ लखनऊ, वन ऑफ द टेरेबल इंसिडेंट्स ऑफ द इंडियन म्यूटिनी? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि हमारा जो विक्टोरियन एरा है वो कॉलोनियल पीरियड या ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पे जितनी भी लड़ाइयाँ रिवोल्ट हो रहे थे उसके बारे में भी बहुत सारी न्यूज़ इनको मिलती होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल के पार्ट हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिफेंस ऑफ लखनऊ या जो भी रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। आपको इसकी डेट पता होनी चाहिए और कब पब्लिश हुई थी ये पता होना चाहिए। ओके, moving forward we have Robert Browning now. Which two of the following poems are by Robert Browning? टेनिसन के बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट विक्टोरियन पोएट माने जाते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की है विच आई हैव डन थर्ली, आई वाज एबल टू सी कि इनके इंपॉर्टेंट वर्क से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं जितने इनके पोएट्री या कलेक्शन ऑफ पोएम्स के नेम से पूछे गए हैं। आप आगे देख पाएंगे यहाँ पे पोएम्स पूछी गई हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के नेम्स की कि इनकी कौन सी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, जो कि है पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन एंड टू इन कैंपाग्ना। ओके, ये इनकी दो इंपॉर्टेंट पोएम्स है। पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन के बारे में आपको पता होगा, ये एक बहुत ही फेमस रैट कैचर की कहानी है, किस तरीके से रैट्स इसके पीछे भागते रहते हैं और ये ल्योर करता है एक सिटी के लोगों को। हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में अगर बात करें, ऑफ कोर्स ये विक्टोरियन एरा के बहुत फेमस राइटर हैं। किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस हैं? अपनी लास्ट डचेस एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग की टेक्निक के को यूज करने के लिए ये सबसे ज्यादा फेमस है। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं सॉर्डेलो,
पोर्फिरियास लवर, फ्रा लिपोलिपि, माय लास्ट डचेस। लेकिन ये आपके सामने कुछ ब्लू बॉक्स में एक लिस्ट आती है विच आई हैव ब्रॉट फ्रॉम माय नोट्स, पर्सनल नोट्स। इंटरनेट पे आपको ये जो मैटर है सेग्रीगेटेड मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा आपको, लेकिन ये आपके सामने है। इनके पोएट्री कलेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स इनका एक इंपॉर्टेंट पोएट्री कलेक्शन है। ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स इनका अनदर इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। मेन एंड वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है इनका। देन इनका ड्रामेटिक पर्सोने और एसोलैंडो इनका इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। ये सारी डिटेल्स आप ध्यान से अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा और इनकी जो डेट है उसको भी याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग कंटेन्स द लाइन अवर इंटरेस्ट्स ऑन द डेंजरस एज ऑफ थिंग्स, द ऑनेस्ट थीफ, द टेंडर मर्डरर, द सुपरस्टिशियस एथिस्ट। अब इनकी एक पोएम है बिशप ब्लाउग्राम्स अपॉलॉजी, जो कि एक इनकी इतनी इंपॉर्टेंट पोएम नहीं मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये मेन एंड वुमेन कलेक्शन के अंदर आती है। अब आपका मेन एंड वुमेन कलेक्शन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इनका इंपॉर्टेंट पोएट्री कलेक्शन है, जिसके अंदर एक और पोएम इनकी आई थी जो इन्होंने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को डेडिकेट की थी, विच वॉज वन वर्ड मोर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन थोड़ा पहले पूछा गया था, तो ये कलेक्शन जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Another question is, which one of the following titles of Robert Browning's works means to disport in open air, to amuse oneself at random? अब as I've already told you कि इनका ये जो पोएट्री कलेक्शन था एसोलैंडो, ये इनके पोएट्री कलेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका ये जो वर्क है कौन सा रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है जिसका जो थीम है या फिर जो टाइटल है उसका मतलब है टू अम्यूज वन सेल्फ एट रैंडम। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि ये इनका एक पोएट्री कलेक्शन था, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वॉल्यूम ऑफ पोएट्री थी और इसका मतलब ये था। सिंपल। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको एक अप्रोच पता चल रही होगी कि किस तरीके से आपको अपने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर को डील करना है। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ 13th century troubadour, from among the following identify the work that marked a catastrophic failure in Robert Browning's poetic career, earning him a reputation for impenetrable difficulty. नाउ सॉर्डेलो इज द नेम ऑफ द वर्क। इनका ये जो वर्क है इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन इसके बाद से इनकी जो इमेज है वो खराब हो गई थी। कुछ आप इसके टेक्स्ट के बारे में फाइंड कर सकते हैं। द वर्क मार्क्ड एज अ कैटास्ट्रोफिक फेलियर इन रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएटिक करियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 अक्टूबर का ये क्वेश्चन है। हु पब्लिश्ड फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ जेराल्ड मैनली हॉपकिंस पोएम इन 1918? अब जेराल्ड मैनली हॉपकिंस हमारे विक्टोरियन एरा के अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इनके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको फेम पॉस्टमस कलेक्शंस के बाद मिली थी। पॉस्टमसली जो इनके वर्क्स पब्लिश हुए थे उनके बाद इनका नेम फेमस हुआ एंड इनके जो कलेक्शंस हैं रॉबर्ट ब्रिजेस ने पब्लिश कराए थे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि रॉबर्ट ब्रिजेस एक आपके राइटर हैं जिन्होंने जेराल्ड मैनली हॉपकिंस के वर्क को उनकी डेथ के बाद पब्लिश किया था, जिसकी वजह से जेराल्ड मैनली हॉपकिंस की फेम बढ़ गई थी। जीएम हॉपकिंस की अगर हम लोग बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स इन्होंने लिखे हैं और इनकी फेम एज अ लेट विक्टोरियन पोएट इनको पॉस्टमस ही मिल पाती है। द विंड होवर टू क्राइस्ट अवर लॉर्ड, ये इसका सब टाइटल है। इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी। पाइट ब्यूटी एक इंपॉर्टेंट पोएम है। कैरियन कंफर्ट, फेलिक्स रैंडल इनकी इंपॉर्टेंट पोएम है। अब जीएम हॉपकिंस अपनी सिर्फ पोएम्स के लिए नहीं, अपने बहुत सारे लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए भी जाने जाते हैं, विच इज टेरेबल सोनेट्स, कर्टिल सोनेट, स्प्रंग रिदम। हम लोग ने पिछले कुछ वीडियोस में इनका पोएटिक कंपाउंडिंग का भी जो टर्म है वो भी देखा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जीएम हॉपकिंस सिर्फ अपने वर्क्स के लिए फेमस नहीं है, ये फेमस है आपके बहुत सारे लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, moving forward, we are going to look at another question, which is, which one of the following best describes the meaning of the title of the poem No Worst There Is None? अब आपके जीएम हॉपकिंस की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जिसका टेक्स्ट आप जाके रीड कर सकते हैं। अगर आपने
फॉलो किया है मेरे ओल्ड शॉर्ट वीडियोस को, तो आपको पता होगा कि आई स्टार्टेड माय चैनल विद जेम हॉपकिंस टेरेबल सॉनेट्स, जिसमें आई टोल्ड कि जेम हॉपकिंस अपनी लाइफ में एक टर्मोइल या फिर एक डिप्रेशन के थ्रू जा रहे थे, अक्रॉस हुए थे, वो एक टाइप के डिप्रेशन में थे। तो उनकी मोस्ट ऑफ द वर्क्स में उनके मन में एक सवाल है रिलीजियस कंटेंट को लेके, भगवान को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके। वो डिप्रेस्ड स्टेट में थे और जो भी डिप्रेसिंग स्टेट में उन्होंने वर्क्स लिखे हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल माने जाते हैं। तो ये नो वर्स्ट देयर इज नन अनदर इनकी एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, जो उनके पोएट के इनर टर्मोइल के बारे में एक कोहेरेंट वे में बताती है। इस पोएम के अंदर उनकी फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन को आप देख सकते हैं। तो आपको जेम हॉपकिंस के इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स और उनकी इंपॉर्टेंट लिटरेरी कलेक्शंस को याद तो रखना है, बट ये भी याद रखना है कि उनके जो वर्क्स का थीम था वो डिप्रेसिंग था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच विक्टोरियन पोएट इज द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स? गॉड हिमसेल्फ इज द बेस्ट पोएट एंड द रियल इज हिज सॉन्ग। हमारी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की ये एक पोएम है, उसमें से आपका ये जो टर्म है, ये जो लाइन है, वहां से आती है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग विक्टोरियन एरा की एक फेमस पोएट हैं। ये इतनी ज़्यादा अपने कंटेम्प्रेरीज के तरफ फेमस नहीं हो पाई थी, लेकिन अपने कुछ वर्क्स के लिए ये सबसे ज़्यादा याद की जाती हैं, विच इज सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज। अब ये जो सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज है, इसका जो टाइटल है ये इन्होंने कुछ और सोचा था, लेकिन इनके अकॉर्डिंग सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज, इनके जो हस्बैंड हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के कहने पे इन्होंने ये जो टर्म है वो चेंज कर दिया था। ऑरोरा ले इनका 1856 में पब्लिश हुआ एक और वर्क है जो इम्पोर्टेंट है। आगे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज इज अ, अब पूछा गया है इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, उसी में से क्वेश्चन आया है कि ये एक 44 पेट्रार्कन सोनेट्स का एक कलेक्शन है, जो कि आपको डिपिक्ट करता है ऑर्डिनरी कंटेम्प्रेरी स्मॉल इवेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में। ओके, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये 44 पेट्रार्कन पोएम्स का एक कलेक्शन है। इसका जो थीम है या फिर जो ओरिजिनली टाइटल करना था इनको सोनेट्स फ्रॉम बॉस्नियन, बट रॉबर्ट के कहने से, रॉबर्ट्स के सजेशन पे इन्होंने सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज इसको कर दिया है। ये फेमस है चिल्ड्रन पोएम्स को लिखने के लिए और लव पोएम्स को लिखने के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनदर राइटर वी हैव क्रिस्टीना रोसेटीज Goblin Market, a rare blend of allegory and fairy tale world, presents the story of two sisters, Laura and Lizzie. Which one of the following is not true about the enchanted world that the poem unravels? आप सबको पता होगा, आप सब ने ये पढ़ी होगी Goblin Market, क्रिस्टीना रोसेटी का ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसके अंदर दो सिस्टर्स हैं, लॉरा एंड लिजी, एंड गॉब्लिन्स के फ्रूट के थ्रू किस तरीके से उसमें से जो एक सिस्टर है लॉरा, वो टेम्प्टेड हो जाती है और उसकी नियर डेथ एक्सपीरियंस को इस पोएम में दिखाया गया है, और उसकी बहन लिजी किस तरीके से अपनी बहन को मौत के मुंह से बाहर निकालती है, इस पोएम में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है। अब इस पोएम का जो थीम है, क्योंकि इसको एलिगरी बोला गया है, तो एलिगरी आप सबको पता होगा कि एक मैसेज देती है इवेंट्स ऑफ द पोएम या इवेंट्स ऑफ द स्टोरी के थ्रू। यहाँ पे जो आपको मैसेज दिया गया है वो ये दिया गया है कि वुमेन अलाउ देमसेल्व्स टू बी seduced बाय मेन एंड देयर लाइव्स इज डिस्ट्रॉयड। गॉब्लिन्स यहाँ पे ट्रीट किए गए हैं मेन के एलिगोरिकल थीम के ऊपर, कि जो मेन होते हैं वो किस तरीके से वुमेन को ल्योर करके उनकी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो ये मैसेज दिया गया है गॉब्लिन मार्केट के थ्रू। क्रिस्टीना रोसेटी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दांते गैब्रियल रोसेटी की ये जो फेमस अनदर फेमस राइटर हैं उनकी बहन है। ये भी इतनी ज़्यादा अपने कंटेम्प्रेरीज की तरफ फेमस नहीं हो पाई थी। इनका ये जो वर्क है गॉब्लिन मार्केट एंड रिमेंबर, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। इन्होंने और भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, विच इज क्रिसमस कैरल्स। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब अगर ये राइटर के बारे में क्वेश्चंस आएगा, एंड ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। which is इनके क्रिसमस कैरल्स हैं, इन द ब्लीक मिड विंटर एंड लव केम डाउन एट क्रिसमस। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई थॉट कि ये आ सकता है, वो है द टाइटल ऑफ जेके राउलिंग्स नॉवल द कुकूज कॉलिंग फॉलोज द लाइन इन रोसेटीज पोएम अ डर्ज। हमारे रोसेटी की एक पोएम है अ डर्ज, उसमें से एक
नॉवल का जो टाइटल है वो जेके राउलिंग इंपॉर्टेंट राइटर हैं उन्होंने उठाया है। ओके, अगला क्वेश्चन डीजी रोसेटी का है, फाउंडेड द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड विच इंक्लूडेड। अब आपके सामने कुछ राइटर्स के नेम हैं और एक लिटरेरी मूवमेंट के बारे में आपको पूछा गया है कि उसके और कौन से राइटर्स हो जाते हैं। आप सबको पता है, पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि लिटरेरी मूवमेंट्स यूजीसी ने जरूर क्वेश्चन पूछता है, तो लिटरेरी मूवमेंट का एक ऐसा सेक्शन है जो आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। डांटे गैब्रियल रोसेटी हमारे प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के फाउंडर माने जाते हैं, अलोंग विद विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेट मिलियास, डांटे गैब्रियल रोसेटी, विलियम माइकल रोसेटी। ये जो आपका लिटरेरी मूवमेंट है, ये इंग्लिश पोएट्स, इलस्ट्रेटर्स और पेंटर्स का एक ग्रुप है। आपको पता होना चाहिए कि डीजी रोसेटी भी एक टाइम, अपने टाइम के बहुत फेमस पेंटर थे। अपनी जो बहन की पोयम है गॉबलिन मार्केट, उसका जो इलस्ट्रेशन है वो भी इन्होंने ही किया है, और बहुत सारे फेमस राइटर्स का जो इलस्ट्रेशन है वो इन्होंने किया है। सो ऑन दैट नोट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एज के पोएट्स का एक ओवरव्यू मिल गया होगा, सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स एक ही बार में ब्रश अप हो गए होंगे। आपको ये वीडियोस या ये सीरीज कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट करके बताइए, सो दैट आई मे नो व्हाट यू पीपल आर रिसीविंग एंड व्हाट यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग इन द फ्यूचर। वीडियो अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो फ्रेंड्स आपके यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये शेयर करना, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। यू हैव टू स्टे ट्यून टू दिस चैनल, क्योंकि हमारी ये रिविजन सीरीज आगे बहुत अच्छे से टर्न आउट होने वाली है। हम लोग पूरा ब्रिटिश लिटरेचर को कवर करने वाले हैं, सो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ माई चैनल एंड अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। On that note, I will take your leave and I will meet you in yet another Victorian era poets part of a video. Until then, bye.